हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या पांडे एट यू बैच 2021 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्थिकी पार्ट 3। केंद्रीय बजट के पहले तक का हमने पार्ट 2 तक डिस्कस कर लिया था। अब पार्ट 3 में हम बजट और उसके आगे का डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बजट में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि बजट कब पेश किया गया? 1 फरवरी 2023 को। और ये किन पर आधारित है? तो ये सप्तर्षि मीन 7 प्राथमिकताओं पर आधारित है, जो आगे दिया गया है और जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद बजट का आर्थिक वृद्धि दर हमारे देश का कितना रहा? तो ये 7%, 6.5 to 7% के आसपास रहा, जो आपको याद करना है, जो इसमें दिया हुआ है। इसके बाद इसमें दिया हुआ है, देखिए बजट में आपको पढ़ना क्या क्या है। जो जितनी भी बजट में योजनाओं का नाम है, सारी योजनाओं को कब लॉन्च किया गया और उन योजनाओं का उद्देश्य क्या है, ये तो जरूर आपको पढ़ना है। अब जैसे देखिए, इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये तो वैसे भी 2020 में चलाई गई थी, लेकिन इसको और बढ़ा दिया गया। इस योजना को 80 करोड़ लोगों तक पहुंचाना है। तो ये बढ़ाया कब है? 1 जनवरी 2023 से इसको फिर से लागू किया गया है। तो ये 1 जनवरी 2023 की डेट आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद G20 की अध्यक्षता करेगा भारत। और यहाँ पे एक डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिछले 9 वर्षों में हमारे जो प्रति व्यक्ति आय थी वो दोगुनी हो गई है। और कितनी हो गई है? वो 1.9 लाख करोड़ हो गई है। सॉरी, 1.9 लाख रुपए, मीन्स कि 2 लाख के आसपास एवरेज प्रति व्यक्ति जो इनकम है वो हमारे देश की हो गई है। इनइक्वालिटी ज्यादा होने की वजह से किसी को बहुत कम और किसी को बहुत ज्यादा मिलते हैं। हमारे जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आ गया है, और वो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये भी पूछ सकता है। उसके बाद अमृत काल के लिए संकल्पना, सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था। सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था, ये थोड़ा सा आप याद करिएगा। और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास पर आधारित हमारा ये बजट है। और इनमें ये जो हमारा बजट है ना, ये 4 चीजों पर बहुत आधारित है। इनमें 4 ऐसी चीजें हैं, जैसे भारत एट 100, जब भारत के स्वतंत्रता के 100 साल हो जाएंगे, तब 4 ऐसी चीजें हैं जो भारत को रूपांतरकारी बना सकते हैं। पहला, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, मतलब महिलाएं इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें, वो खुद कमाएं और वो किसी पे डिपेंड ना रहे, ये बहुत जरूरी है। पीएम विकास मीन्स पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, मीन्स कि विश्वकर्मा लोग जो होते हैं उनको बढ़ावा देना, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, टूरिज्म पे बहुत ज्यादा से ज्यादा फोकस करना, और ग्रीन डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा से ज्यादा, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एग्रीकल्चर, इन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना। ये 4 प्राथमिकताएं आपको याद करनी होंगी प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद देखिए, जो ये सप्तर्षि है, इनमें अलग अलग प्राथमिकताओं के आधार पर अलग अलग स्कीम्स दी गई हैं। जैसे ये है क्या, सातों जो है, पहला तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास, रीचिंग द लास्ट माइल, अंतिम छोर तक पहुंचना, अवसंरचना और निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, सक्षमता को सामने लाना, अनलीशिंग द पोटेंशियल, हरित विकास मीन्स ग्रीन डेवलपमेंट, और यूथ पावर, युवा शक्ति, और फिनेंशियल सेक्टर। इतने सेक्टर्स हैं, 7 सेक्टर्स, जिनके आधार पर हमारे देश को आगे बढ़ाना है। तो पहला जो सेक्टर है आपका समावेशी विकास, उनके आधार पर गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है? तो कृषि और सहकारिता डेवलप कर रही है। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। कृषि वर्धक एग्रीकल्चर एक्सिलरेटेड फंड का निर्माण करेगी गवर्नमेंट। उसके बाद पीपीपी पर आधारित फसल, कपास जो है वो पीपीपी पर आधारित उसकी उत्पादकता की जाएगी। आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ये एक नया स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च की है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, जरूरी है। देखिए, जितनी स्कीम्स इसमें है ना, वो किस लिए की गई है, ये बहुत जरूरी है। ये देखिए, मिलेट चूंकि बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो मिलेट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्री अन्न योजना किस लिए चलाई गई? देखिए, श्री से ना 3 योजनाएं हैं। एक तो श्री अन्न है, जो मिलेट के लिए है। दूसरी एक श्री योजना है भारत श्री, जो इंस्क्रिप्शंस के लिए है। और एक श्री योजना है जो एजुकेशन से रिलेटेड है। तो 3 श्री से योजना, एक श्री अन्न, एक भारत श्री और एक श्री। तो 3 योजनाओं को आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। अब देखिए, दुनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा श्री अन्न उत्पादक देश और दूसरा सबसे बड़ा श्री अन्न निर्यातक देश है। अब कौन कौन से श्री अन्न होते हैं, यहाँ पे कई सारे श्री अन्न के नाम दिए गए हैं, ये जरूर आप पढ़ लीजिएगा। एक ये भी दे सकता है, क्वेश्चन में बना सकता है कि ये इतने सारे में से कौन सा ऐसा है जो श्री अन्न नहीं है, या कौन सा ऐसा है जो श्री अन्न है।
तो इस तरीके से, और एक और है भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद में है, जिसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। एग्रीकल्चर क्रेडिट को 20 लाख करोड़ तक बढ़ाना है, तो ये डेटा 20 लाख करोड़, ये आपको डेटा याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मत्स्य के लिए एक मत्स्य संपदा योजना पिछली गवर्नमेंट शुरू की थी, उसमें कितना दिया गया, तो ये करोड़ वरोड़ याद रखना जरूरी नहीं है, ये आप मत याद रखिएगा। अलग अलग स्कीम्स में कितना कितना दिया गया, ये याद रखने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पुरानी स्कीम्स में उसमें कितना एलोकेशन हुआ वो याद करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ बड़ा एलोकेशन होता है, जैसे कृषि क्रेडिट को 20 लाख करोड़, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तो आपको ये याद रखने की जरूरत है। उसके बाद सहकार से समृद्धि एक मंत्रालय चलाया गया था, ये आपको तो मालूम ही है, पहले की बात है। उसके बाद स्वास्थ्य और शिक्षा पे गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है, देखिए वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, तो ये डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये डेटा बिल्कुल आप याद मत कीजिए। देखिए सिकल सेल एनीमिया को वर्ष 2047 तक एलिमिनेट करना है, और उसके बाद एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जो अलग अलग पाठ्यक्रमों को और बच्चों को, अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी। नेक्स्ट डेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 2023 में जो स्वास्थ्य पे खर्चा था वो 2.1% ऑफ द जीडीपी, और शिक्षा पे 2.9% ऑफ द जीडीपी। दूसरी प्राथमिकता शुरू होती है लास्ट माइल पर्सन के लिए। इसमें क्या क्या किया गया, इसमें देखिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च किए गए। पीवीटीजी, पीवीटीजी के स्थिति सुधार के लिए मिशन, कई सारे मिशन ये सब लॉन्च किए गए, ये देखिए इतने सारे लिखे हुए हैं। पीवीटीजी हमारे देश में 75 उनका नंबर, आप ये याद रखिएगा। अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने तो 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उसके बाद एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, ये भी पीवीटीजी के लिए है, ट्राइबल्स के लिए है। सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए जल ऊपरी भद्रा परियोजना, इसके लिए लॉन्च किया गया था। पीएम आवास योजना 66% बढ़ा दिया गया है इसका व्यय जो है। उसके बाद भारत श्री, देखिए जो मैंने पीछे आपको भारत श्री बताया था, भारत श्री मीन्स भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, एक डिजिटल संग्रहालय होगा ये। अब देखिए तीसरी प्राथमिकता जो इनकी शुरू होती है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले के लिए होती है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये क्या करेंगे, ताकि लोगों के लिए इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके, तो प्रभावी पूंजीगत व्यय, केंद्र के प्रभावी पूंजीगत व्यय, ये सब वैसे पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, इसको आप कट कर दीजिए। ये देखिए जैसे राज्य सरकारों को पूंजीगत निवेश के लिए सहायता, उसके बाद कितने की सहायता की गई, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। और संरचना वित्त सचिवालय की स्थापना की जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। नव स्थापित अवसंरचना वित्त सचिवालय, जैसे रेलवे, सड़क आदि के लिए जो ये सहायता प्रदान करेंगे। अवसंरचना की सुमेलित मास्टर सूची एक बनाई जाएगी। देखिए आप वो चीज पढ़िए ना जहां से आप खुद सोचिए कि आप प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बना सकते हैं। और सस्टेनेबल सिटीज ऑफ टुमारो, इसके लिए भविष्य के लिए संधारणीय शहरों में रूपांतरित किया जाएगा कुछ जगहों को। म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए शहरों को तैयार करना, ये सब आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे आरआईडीएफ पहले था, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, उसी के आधार पर एक शहरी अवसंरचना विकास मतलब यूआईडीएफ, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद चौथी प्राथमिकता सक्षमता को सामने लाना, मिशन कर्मयोगी, ये आईएएस पीसीएस या सिविल सर्वेंट्स के लिए है मिशन कर्मयोगी। आपको याद रखना है कि मिशन कर्मयोगी किसके लिए है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे। उसके बाद नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी एक लाई जाएगी, ताकि डेटा को अच्छे से मैनेज किया जा सके। इंटीग्रेटेड फाइलिंग अप्रोच अपनाया जाएगा। उसके बाद ये सब जो है आप एक बार देख लीजिएगा, ये अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग किए गए हैं। 5G सेवाएं लाई गई हैं, प्रयोगशाला में हीरे जो बनाए जा रहे हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद पांचवी प्राथमिकता ग्रीन डेवलपमेंट है। पांचवी प्राथमिकता हमारी ग्रीन डेवलपमेंट है, इसके लिए जो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ये याद रख लीजिएगा। भारत एक पंचामृत प्रोग्राम भारत चलाया था, जिसमें 5 प्राथमिकताएं थी। 2070 तक भारत को नेट कार्बन जीरो होना है। तो मतलब कि जितना हम उत्सर्जित करेंगे उतना हम उसको एब्जॉर्ब भी करा देंगे, मतलब कार्बन जो हमारा उत्सर्जन होगा, नेट कार्बन उत्सर्जन, वो जीरो हो जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चलाया गया ताकि हम लोग ग्रीनरी की तरफ बढ़ सकें।
सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक, यही इंपॉर्टेंट है, 2030 तक 5 MMT का वार्षिक उत्पादन प्रति वर्ष, मतलब एनुअल प्रोडक्शन जो 5 MMT 2030 तक हो जाए, ये लक्ष्य है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आप याद कर लीजिएगा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। ऊर्जा परिवर्तन ये देख लीजिएगा, हल्का सा, कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी इवैक्यूएशन, तो ये अब सब आप देख लीजिए, कोई इसमें खास डेटा नहीं है, ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। उसका ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक लॉन्च किया जाएगा पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए। पीएम प्रणाम भी है पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस एंड अमिलियोरेशन ऑफ द मदर अर्थ, ये भी एनवायरमेंट से रिलेटेड। देखिए जितनी भी स्कीम्स जैसे हमने पढ़ी, पीएम प्रणाम पढ़े, लाइफ हमने देखा, भारत श्री देखा, श्री देखा, अन्य श्री देखा, ये सब आपको याद रखना है कि ये स्कीम्स हैं किसके लिए, पंचामृत क्या है, टारगेट क्या है इंडिया को नेट कार्बन जीरो होने का। उसके बाद जैसे गोवर्धन है, गोवर्धन तो बहुत पुरानी स्कीम है, ये भी एनवायरमेंट के लिए है, इसके तहत भी गवर्नमेंट ने कुछ पैसे अलॉट किए हैं ताकि बढ़ाया जा सके, ग्रीनरी बढ़ाई जा सके। उसके बाद भारत प्राकृतिक खेती बायो इनपुट संसाधन केंद्र बनाए जाएंगे अलग अलग जगहों पे। मिष्टी स्कीम, देखिए मिष्टी एक नई स्कीम लॉन्च की गई है जो मैनग्रोव्स के लिए है, ये याद कर लीजिएगा कि मिष्टी स्कीम किसके लिए है। उसके बाद है अमृत धरोहर। देखिए वर्तमान में देश भर में रामसर साइट्सों की संख्या जो है वो 75 हो गई है, 75वें स्वतंत्रता दिवस पे 75 हो गई है, जबकि वर्ष 2016 के पहले 26 थी। यही वो दिखा रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा धरोहर जो है, अमृत धरोहर का निर्माण ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। अब देखिए युवा शक्ति में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो बहुत पहले चलाई गई थी, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये पिछले बजट में इन्होंने कहा था। उसके बाद राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन, मतलब कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, इसके तहत गवर्नमेंट जो है युवाओं को खुद पैसा देगी, स्टाइपेंड देगी कि आप अप्रेंटिसशिप करें। नेक्स्ट स्कीम है टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन तथा उद्यमिता विकास का समन्वय स्थापित किया जाएगा। ये सब कोई बात नहीं है, ये सब। यूनिटी मॉल इंपॉर्टेंट है, यूनिटी मॉल प्रत्येक राज्यों की राजधानियों में यूनिटी मॉल स्टैब्लिश किए जाएंगे। वित्तीय क्षेत्र में अब देखिए 7वीं प्राथमिकता वित्तीय क्षेत्र में एमएसएमई के लिए गारंटी फंड दिया जाएगा, 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। लेकिन अब देखिए विगत वर्ष एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीकृत करने का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन अब कॉर्पस में 9,000 करोड़ रुपए जोड़कर नवीकृत 1 अप्रैल 2023, ये डेट इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई के लिए जो नई स्कीम लाई गई है, जो नया ऋण देने का प्रक्रिया है, वो कब से लागू होगा, तो 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। डेटा दूतावास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा दूतावास, गिफ्ट सिटी, मतलब गुजरात में एक डेटा एम्बेसी स्थापित की जाएगी। केंद्रीय डेटा संसाधन केंद्र भी बनाया जाएगा। डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ाने पे जोर दिया जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। अमृत महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है, आजादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र, महिलाओं के लिए बचत पत्र मार्च 2025 तक है, 2 वर्ष की अवधि के लिए। ये वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम है, ये आप याद रख लीजिएगा, वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम है ये। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 15% 15 लाख रुपए बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिए गए हैं। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जो थी वो 15 लाख से अब 30 लाख कर दी गई है। उसके बाद ये जो दिया गया है आपका, आप एक बार देख लीजिएगा कि बजटीय विवरण, कुल प्राप्तियां कहाँ से हुई हैं और कुल व्यय कहाँ कहाँ होगा। ये घाटे की प्रवृत्तियां, ये 23-24 में ये जो है 5.9 हमारा जो है वो फिस्कल डेफिसिट है, 2.9 हमारा राजस्व घाटा है, 2.3 प्राइमरी डेफिसिट है और प्रभावी राजस्व घाटा जो है 1.7 है। तो ये डेटा आप याद कर लीजिएगा, यही जो यहाँ दिया गया सेम डेटा वो भी है। 2023 का ही आपको याद करना है, बाकी ये सब नहीं याद करना है आपको। उसके बाद ये देख लीजिएगा कि कहाँ से गवर्नमेंट को ज्यादा प्राप्ति हुई, कहाँ गवर्नमेंट ज्यादा खर्च कर रही है। तो ये है स्रोत और ये है खर्च। तो खर्च वाला, स्रोत वाला तो जीएसटी सबसे नंबर 1 पे है, उसके बाद निगम कर है, उसके बाद निगम कर आयकर बराबर पे है, जीएसटी नंबर 1 पे है। तो ये याद कर लीजिएगा आप। और यहाँ पे गवर्नमेंट सबसे ज्यादा खर्च करती है ब्याज की अदायगी, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट पे। दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट सबसे ज्यादा खर्च करती है डिफेंस पे, सॉरी,
दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा गवर्नमेंट खर्च करती है फूड सब्सिडीज पे, और तीसरे नंबर पे डिफेंस पे। यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन नहीं है, पीछे पेजेस में बहुत अच्छे से मेंशन है। टाइम मिलेगा तो मैं आपको वो जरूर दिखा दूंगी। उसके बाद है टैक्स। टैक्स स्लैब्स में देख लीजिएगा आप, 7 लाख तक, अब जो जिनकी 7 लाख तक इनकम है उनको अब टैक्स नहीं देना है, लेकिन 7 लाख से ऊपर जिनकी है उनको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। उसके बाद अलग अलग स्लैब्स हैं, आप देख लीजिएगा। पहले 7 लाख वाला जो रिबेट की सीमा थी वो 5 लाख थी, अब 7 लाख कर दी गई है। के बाद यहाँ पे बहुत कुछ आपको देखना नहीं है, ये आप कट कर दीजिए सीधे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सब्सिडीज यहाँ पे दी हुई है, तो कौन सी सब्सिडी सबसे ज्यादा यूज, सबसे ज्यादा कहाँ सब्सिडी दी जाती है, तो खाद्य पे सबसे ज्यादा, उसका उर्वरक पे। ये आप देख लीजिएगा, इससे ज्यादा यहाँ देखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, पैसे कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा खर्च हुए हैं। तो सबसे पहला जो हुआ है वो आपका, सबसे पहला जो हुआ है वो आपका यहाँ पे हुआ है ब्याज की अदायगी में। ब्याज की अदायगी में पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपका खर्च हुआ है यहाँ डिफेंस, और तीसरे नंबर पे सब्सिडीज। तो ये 3 आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद ये सब आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये एकदम से ये अलग अलग स्कीम्स दिए हुए हैं, अलग अलग स्कीम्स में कितना कितना दिया गया, तो सबसे ज्यादा तो मनरेगा में ही दिया जाता है। उसका कितना कितना दिया गया ये आप देख लीजिएगा, लेकिन ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस स्कीम्स जो दी गई है वो आप देख लीजिएगा कि वो स्कीम्स कब कब लॉन्च की गई और स्कीम्स किस चीज के लिए है, बस। तो यहाँ पे बजट आपका हो जाता है खत्म। उसके बाद आता है आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा में सबसे पहली चीज की 75वां हमारा स्वतंत्रता दिवस था, 2022 का बजट था ये। और ये हमारी जो इकोनॉमी है वो मार्च एंड तक $3.5 ट्रिलियन की हो जाएगी। 7% हमारा वृद्धि दर रहने का अनुमान है। 6 to 6.8% वृद्धि दर रहने का अनुमान देखें यहाँ पे दिया हुआ, अलग अलग लोगों ने अलग अलग अनुमान जताया है। उसके बाद इसमें इधर कुछ पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। हमारी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारे देश की अर्थव्यवस्था बन गई है, और हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो इतना है, $562.7 बिलियन। राजकोषीय घटनाक्रम में आपको यही जानना है, यहाँ पे कुछ नहीं जानना, आपको सिर्फ यही जानना है कि वो जो चारों डेफिसिट्स हैं वो कितने कितने हैं। तो ये यहाँ पे ये जो चीजें दी हुई हैं वो आपको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें आप ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। छोटा छोटा डेटा याद रखने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये चीजें आपने पहले देख रखी हैं, तो चाहे तो यहाँ देख ले, नहीं तो ना देखना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें हिंदी और इंग्लिश अलग अलग दिया हुआ है, और कुछ एक आध डेटा जो है वो हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है, तो आप इंग्लिश वाला डेटा को फॉलो कीजिए। उसके बाद ये फसल उत्पादन ये दिया हुआ है, ये बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको कट करके आगे बढ़ जाइए। ये दिया है WPI और CPI, कितना WPI रहा और कितना CPI रहा। तो 11.5 आपका WPI रहा, WPI ज्यादा रहा इन्फ्लेशन, और CPI इन्फ्लेशन थोड़ा कम रहा। उसके बाद यहाँ पे ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आप एक बार देख लीजिएगा कि हमारा जो डोमेस्टिक सेविंग और कैपिटल फॉर्मेशन 2021 का डेटा आप एक बार देख लीजिएगा, बस। इससे ज्यादा आपको देखने की कुछ भी जरूरत नहीं है इधर। ये पूरा आप कट कर दीजिए, वो वही चीज बार बार रिपीट करके दिया हुआ है। ये सब नहीं पढ़ने की जरूरत है, ये सब नहीं पढ़ने की जरूरत है, ये सब नहीं पढ़ने की जरूरत है, ये सब बिल्कुल। बस यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, सबसे यहाँ उर्वरक दिए हुए हैं और उनका खर्च दिया हुआ है, आयात उत्पादन। तो हम लोग उपभोग किसका सबसे ज्यादा करते हैं, हम लोग सबसे ज्यादा उपभोग करते हैं नाइट्रोजनस उर्वरक का, उसके बाद फॉस्फेट का, उसके बाद पोटाश युक्त का, उसके बाद समस्त उर्वरक का यहाँ दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब देखिए यहाँ जो डेटा दिया हुआ है ना, तो हमको यहाँ के डेटा में कुछ चीजें ऐसी जाननी है। 5 कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं, 5 कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा आयात करते हैं हम लोग, और 5 ऐसे कौन से देश हैं जहां से हम सबसे ज्यादा आयात करते हैं, और 5 कौन से ऐसे देश हैं जहां पे हम सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। ये 4 डेटा आपको, इतना सारा जो डेटा दिया इनमें से यही 4 डेटा आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे खुद ही दिया, आयात की दृष्टि से 5 देश और निर्यात की दृष्टि से। और इसी तरह आप जो ये आइटम्स दिए हुए हैं अलग अलग, इन आइटम्स में से आप 5 आइटम छांट लीजिएगा, 5 सबसे ज्यादा निर्यात और 5 सबसे ज्यादा आयात, बस इससे ज्यादा। और यहाँ, और उसके बाद जो यहाँ अलग अलग मिशन दिए, जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये पुराने पुराने दिए हुए हैं, ग्रीन क्लाइमेट फंड हो गया,
हाइड्रोजन मिशन हो गया, जो हाइड्रोजन मिशन हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद अलग अलग जगह पे ये जो गवर्नमेंट जो अपने पुराने काम किए, जो स्कीम्स चला है, उन्हीं के बारे में इसमें बताया गया। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, और जो इम्पोर्टेंट डेटा लगे जहाँ पे ये खुद ब्लैक किए हुए हैं उन्हीं को ज़्यादा ध्यान देके आप पढ़ लीजिएगा, बाकी और आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये पेज आप बिल्कुल कट कर दीजिए, बिल्कुल जानने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है आपका उत्तर प्रदेश। देखिए, बजट और आर्थिक समीक्षा में जो स्कीम्स होती है ना, और कुछ कुछ डेटा तो होते हैं, बाकी जो स्कीम्स होती हैं वही स्कीम्स को आपको बहुत अच्छे से जानना होता है, क्योंकि वही स्कीम जो गवर्नमेंट की 20-25 स्कीम्स मेजर स्कीम्स है उन्हीं के बारे में देके पूछेगा ये किसके लिए है, ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, ये कब कब लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, बस इतना ही पूछेगा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के बजट की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का बजट जो है मिस्टर सुरेश खन्ना वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। 6.90 लाख करोड़ का ये बजट था, और उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का उद्देश्य इस बजट के अंतर्गत रखा गया है। सबसे पहले यही चीज है। अब देखिए, अलग अलग योजनाएं, फिर इसमें भी वही बात आ गई, यह है अब तक का सबसे बड़ा तथा अमृत काल का पहला बजट अनुमान है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश पर आधारित है। अब इसमें भी देखिए अलग अलग स्कीम्स, जो स्कीम्स हैं उनको बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिए, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अलग अलग स्कीम से राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य वर्धित कर, मतलब वैट, आबकारी शुल्क, ये सब बिल्कुल नहीं, कट कर दीजिए। आगे अच्छे से दिया हुआ शॉर्ट में आप वहां पढ़ लीजिएगा, ये सब बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। बजट की घोषणाएं, यहाँ सीधे आ जाइए, बजट में अनाउंसमेंट क्या है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो पूरे देश की जीडीपी में 8% कंट्रीब्यूट करता है, देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, श्रम बाजार है। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, ये बहुत ज्यादा न्यूज में थी, जब हुई थी तभी आपको ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में एक एक फैक्ट आपको बहुत अच्छे से याद करना है, एक एक फैक्ट। G20, देखिए 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर तक G20 का अध्यक्ष रहेगा भारत। 11 बैठकें होंगी, जिसमें 4 बैठकें उत्तर प्रदेश में होंगी। LAVN, लॉन इसको पढ़ सकते हैं आप, लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा, 4 जगह बैठकें होंगी, लॉन में बैठकें होंगी। आप इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान, धनराशि जो स्थानांतरण होती है उसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। देखिए, दुग्ध, गन्ना, चीनी, एथेनॉल की आपूर्ति में प्रथम स्थान पे, इसके अलावा आम, अमरूद में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। डीबीटी में पहले स्थान पे है, अटल पेंशन योजना में प्रथम स्थान पे है। उसके बाद गन्ने के लिए एक एस्क्रो अकाउंट खोला जाएगा, ये भी आप ध्यान दे दीजिएगा, पूछ सकता है कि एस्क्रो अकाउंट किस फसल के लिए खोलने जाने के कहा गया है, तो वो गन्ने के लिए। उसके बाद अक्टूबर तक 95% बच्चों का टीकाकरण हो गया है। एक महिला 3 महिला पीएसी बटालियन कहाँ गठित की जाएगी, उत्तर प्रदेश में। कन्या सुमंगला योजना पहले की स्कीम है, विवाह योजना पहले की स्कीम है। तो जो पहले की स्कीम है उसमें ये बजट का एलोकेशन बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है। अलग अगर कोई जैसे एग्रीकल्चर फंड बनाया जाएगा, वहां पे एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात की गई थी सेंटर के बजट में, जहां पे 20 लाख करोड़ रुपए एलोकेट करने जाने की थी, और एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड यहाँ पे है जिसके लिए 20 करोड़ रुपए है। वहां पे 20 लाख करोड़ है, यहाँ पे 20 करोड़ है। अब स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट्स बांटे जाएंगे, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। उसके बाद ये सब जो स्कीम्स हैं एक बार आप देख लीजिएगा, बस जितनी ये स्कीम्स हैं, नई पर्यटन नीति, ये जिसमें नया सवेरा, ये सब पुरानी स्कीम्स है, उनमें कितना एलोकेट किया गया, बस यही सब दिया हुआ है। एक्सप्रेस वेज वगैरह जो है कहाँ से कहाँ तक चलाए गए, अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी, यमुना एक्सप्रेस वे, औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना भी की जाएगी। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना लॉन्च किया जाएगा, के लिए इतने करोड़ रुपए, अलग अलग स्कीम्स के लिए कितने करोड़ रुपए। देखिए, करोड़ रुपए नहीं आपको पढ़ना है, बस यहाँ जानना है कि ये स्कीम किसके लिए है और कब लॉन्च की गई है, बस। सेम यहाँ पे भी देखिए, एक नई स्कीम यहाँ पे है, एक जिला एक मेडिकल कॉलेज, और इसके लिए एक जिला एक मेडिकल कॉलेज स्कीम है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। अब यहाँ पे छोटा छोटा दिया गया कि लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर, इमरजेंसी मेडिसिन सेंटर, SGPGI लखनऊ में, तो ये सब
देख लीजिए एक बार हल्का सा, बहुत ज़्यादा इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी बड़ी जो स्कीम्स है उन्हीं पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए, और जो नई स्कीम्स लॉन्च की गई हैं उनमें ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अब जैसे ये रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम किस चीज़ के लिए है, तो ये बिजली सेक्टर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के लिए है। नीति के अंतर्गत प्रीलिम्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेंस में ज़्यादा काम आता है। आवास एवं शहरी नियोजन, रैपिड ट्रांजिट, देखिए दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अंतर्गत बनाया जाएगा। आकांक्षी नगर योजना एक स्कीम लॉन्च की गई है। अमृत 2.0 क्या है, अमृत 2.0 पूछेगा क्या है, तो आपको जानना चाहिए कि ये स्वच्छ वाटर और सीवरेज के साफ सफाई के लिए है। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, जैसे पीएम फेलोशिप है वैसे यहाँ पे मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना लॉन्च की गई है। ग्राम विकास के लिए जो पुरानी ग्राम की स्कीम्स है उन्हीं में कितना एलोकेशन है बस यहाँ बताया है, आप देख लीजिएगा कौन कौन सी स्कीम किस किस के लिए है। पंचायती राज के लिए स्कीम्स, कृषि के लिए मिलियन फार्मर्स स्कूल, ये बहुत पुराना स्कीम है, 3-4 साल पहले लॉन्च किया गया था। स्कीम्स बस दी गई हैं, आप एक बार देख लीजिएगा सारा। अब जैसे देखिए गन्ना है, यहाँ पे लिखा है गन्ने के लिए एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म प्रारंभ किया जाएगा। अब ये अलग अलग स्कीम्स, दुग्ध विकास के लिए, शिक्षा के लिए, कृषि के लिए, उद्यान के लिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी सहारनपुर में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी बनाया जाएगा, ये याद रखिएगा। तो पूछ सकता है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी कहाँ बनाया जाएगा, तो सहारनपुर में। उसके बाद हथकरघा उद्योग, टेक्सटाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से जितनी भी स्कीम्स हैं आप उन पे जरा ध्यान दीजिएगा काफी अच्छे से। जैसे पीएम श्री, जैसे मैंने कहा था कि श्री से 3 स्कीम्स हैं, तो पीएम श्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये किसके लिए है, पीएम श्री एजुकेशन से रिलेटेड है। प्रोजेक्ट अलंकार, ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है। ऑपरेशन कायाकल्प, ये भी एजुकेशन से, प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है। इस तरीके से आपको पढ़ना है इसको। ज्यादातर आप फोकस जो स्कीम्स हैं, जैसे तीन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस स्थापित किए जाएंगे, एक तो माँ विंध्यवासिनी, दूसरा माँ पाटेश्वरी, तीसरा माँ मुरादाबाद मंडल में। स्पिरिचुअल सर्किट योजना कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो 2 है स्पिरिचुअल सर्किट योजना, एक तो गोरखपुर देवी पाटन डुमरियागंज, दूसरा आपका दादरी सिकंदराबाद नोएडा खुर्जाबादा। उत्तर प्रदेश में बनावरण वृक्षावरण कितना है ये, और एक बहुत अच्छा डेटा है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2030 तक 15% बनावरण और वृक्षावरण दोनों मिला के 15% करने का इनका लक्ष्य है। उसके बाद ये देखिए कि स्कीम में निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना, ये याद देख लीजिएगा आप किस चीज के लिए है ये स्कीम। उसके बाद उत्तर प्रदेश, रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ जाता है, तो ये भी कम से कम 2 से 3 ऐसी चीजें जान लीजिएगा जहां से सबसे ज्यादा आता है और जहां सबसे ज्यादा आता है। उत्तर प्रदेश खर्च कहाँ सबसे ज्यादा करता है, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा खर्च करता है TESA पे। टेसा मीन्स एक तो ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा, दूसरा एनर्जी, तीसरा स्वास्थ्य, और चौथा ए एग्रीकल्चर। ये 4 चीजों पर उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा खर्च करता है, इस बजट में खर्च करेगा। ये जो परसेंटेज वाइज आप देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश में यहाँ पे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये एक बार देख लीजिएगा, ये विदेश व्यापार नीति 2023, जिसमें 2030 तक विदेश व्यापार को $2 ट्रिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अब ये देख लीजिएगा इस स्कोमेट के बारे में, ये डुअल यूज्ड गुड्स को बढ़ावा देने के लिए स्कोमेट स्कीम लॉन्च की गई है। स्कोमेट स्कीम हो गई। उसके बाद टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम और स्टेट होल्डर्स स्कीम, ये एक बार देख लीजिएगा किस चीज के लिए है। बस उसके बाद खत्म हो जाता है। बस आपका यहीं पे बस इतना स्टैटिस्टिक्स आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के बजट में और इंडिया के बजट में। बहुत ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन जो है वो इसी पे आधारित आया हुआ है। तो बस आप यही देख लीजिएगा। हमारा जो जीएसडीपी का इन्फ्लेशन कितना है, स्टेट में हमारा हम कंट्रीब्यूट कितना करते हैं सेंटर में, स्टेट का जो है वो
ग्रोथ रेट कितना है, ये सब आप एक बार देख लीजिएगा, सब इसी में दिया हुआ है। इसी तरीके से आपको इसको पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।